हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका केमिस्ट्री टीचर राजेश खोदरे एक बार पुनः MGCI के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में एल्कीन को बहुत ही सरल और आसान तरीके से सिखाया जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर बहुत ही आसान तरीके से एल्कीन को सीखने वाले हो और हमारा यह वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों को हेल्प करता है। ठीक, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एल्कीन का सबसे पहले हमें सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि है CnH2n। ठीक, तो एल्कीन का जो हमने सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला जाना वो है CnH2n, जहां हम n का न्यूनतम मिनिमम मान 2 से रखते हैं और हम यहाँ n का मान 2 से लेकर जितने कार्बन का एल्कीन चाहते हैं उतना ले सकते हैं। ठीक, किंतु हम एल्कीन के लिए n बराबर 1 नहीं लेते, क्योंकि n बराबर 1 लेने पर प्राप्त एल्कीन से जो कार्बन श्रृंखला बनती है उसमें हमें द्विबंध की प्राप्ति नहीं होती और एल्कीन के लिए हमें एक द्विबंध चाहिए ही चाहिए, जो कि हमें n बराबर 2 से प्राप्त होता है। ठीक, हम जल्दी से यहाँ कुछ n के मान लेकर कैसे सूत्र बनता है न उनका कैसे IUPAC नाम होता है इस बात को भी समझें। तो हमने n बराबर 2 लिया तो हमें सूत्र मिलेगा C2H4। ठीक, इस तरह के एल्कीन का नाम एथीन है। ठीक, फिर हमने n बराबर 3 लिया तो हमें सूत्र C3H6 मिला। इस प्रकार के एल्कीन का IUPAC नाम प्रोपीन पढ़ते हैं। फिर हमने n बराबर 4 लेकर सूत्र C4H8 और इस तरह के एल्कीन का IUPAC नाम ब्यूटीन होता है। ठीक, आगे बढ़े। अब हमारे पास एल्कीन का अन्य नाम अदर जो नेम होता है वो है ओलिफिन। ठीक, तो एल्कीन का एक अन्य नाम ओलिफिन भी है। क्यों है? क्योंकि एल्कीन हेलोजन से क्रिया कर तेलीय पदार्थ बनाता है और ऐसा करने के कारण हम उसको ओलिफिन कहते हैं। ठीक, तो हमने एल्कीन का एक अन्य नाम ओलिफिन जाना। आगे बढ़ते हैं। अब हम एल्कीन के उन कार्बनों के बारे में यहाँ संपूर्ण जानकारी को समझेंगे जो कि द्विबंध से जुड़े होते हैं। ठीक, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए यहाँ हम कुछ जानकारियों को देखने जा रहे हैं। ठीक, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए हमें संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलता है। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए हम आकृति शेप को त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बंध कोण बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करने या तोड़ने के लिए हम जो बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी देते हैं वो 140 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक,
इस तरह हमने यहाँ कार्बन द्विबंध कार्बन के लिए संपूर्ण जानकारियों को समझा, जो कि हमें सीधे ही प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। ठीक, तो अब हम एल्कीन के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखते हैं, वो है एल्कीन निर्माण की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक, तो एल्कीन निर्माण कई तरीके से होता है, किंतु हम यहाँ केवल उन विधियों को सीखेंगे जो हमसे अब तक परीक्षा में पूछी गई है, या कहें तो जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ठीक, जिसमें हमारे पास जो एल्कीन निर्माण की पहली विधि है वो है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो हम एल्कोहल के निर्जलीकरण कर एल्कीन को प्राप्त करते हैं। यहाँ हम निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन का सबसे पहले मतलब जान ले। देखिए, निर्जलीकरण मतलब एक अणु से हम जब जल के अणु को निकालते हैं या विलोपन कराते हैं, उस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण के रूप में कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में भी समझ ले कि जब कोई मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल से हम वाटर को रिमूव करें, तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक, अब यह जो निर्जलीकरण का काम है, यह कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जिसके लिए हमारे पास दो प्रकार का उत्प्रेरक हो सकता है। पहला है सांद्र H2SO4, जो कि इस अभिक्रिया को 170 डिग्री सेल्सियस पर करता है। एक और उत्प्रेरक है एल्यूमिना, जो कि इस अभिक्रिया को 350 डिग्री सेल्सियस पर करता है। ठीक, तो यह निर्जलीकरण क्या हमें उत्प्रेरक कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में कराना है, जो कि हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एल्कोहल है, जिसके लिए हम इन दो में से कोई भी एक उत्प्रेरक कैटेलिस्ट लेकर ये काम कर सकते हैं। पर इस काम के लिए हमें एक बात अर्थात इसका मैकेनिज्म जानना है, जो कि अगर हमने यहाँ सीख लिया तो हमें जब भी कोई एल्कोहल दिया जाएगा तो हम बड़ी आसानी से उस पर निर्जलीकरण कर एल्कीन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम उस काम को, उस मैकेनिज्म को सीखें। तो हमें यहाँ एक एल्कोहल दिख रहा है। हमें इस एल्कोहल में सबसे पहले दो बातों को देखते आना चाहिए। एक तो है अल्फा कार्बन और दूसरा बीटा कार्बन। तो हम एक एल्कोहल में कैसे अल्फा बीटा कार्बन को पहचानते हैं, उसको यहाँ सीखें। ठीक, तो हमें इस एल्कोहल में क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को पहचानना है। तो हमें दिख रहा है कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH है और OH से लगा कार्बन ये रहा। तो हमें इस तरह के कार्बन को अल्फा कार्बन कहना है। ठीक, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक, हमें अल्फा कार्बन पहचानना आ गया, तो बीटा बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन ही बीटा कार्बन होता है। ठीक, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा सबसे नज़दीक, सबसे पास वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। इस तरह से हमने अल्फा बीटा कार्बन को पहचानना सीखा। अब यह हमने क्यों सीखा, उसका जवाब सुनिए। हमें इन्हीं कार्बनों से हाइड्रोजन और OH को निकालकर जल का विलोपन करना है। ठीक, तो हमें इस कार्बन से OH और इस बीटा कार्बन से H लेकर इस एल्कोहल से जल का अणु निकालना है और ऐसा कर हमें एल्कीन बनाना है।
ठीक, तो हमें यहाँ एक और बात सीखना है कि यहाँ हमें 2 सिग्मा टूटकर एक पाई का निर्माण कर दे रहे हैं और इस तरह की अभिक्रिया को हम रसायन शास्त्र में विलोपन और इसे हम इंग्लिश में इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अर्थात यहाँ हमें एक विलोपन अभिक्रिया कर एल्कीन की प्राप्ति होती है और हमें यह विलोपन अल्फा बीटा कार्बन से करना है। ठीक, तो अगली बार जब हमें कोई एल्कोहल दिया जाएगा तो हम सबसे पहले अल्फा बीटा कार्बन ढूंढेंगे। ठीक, अल्फा कार्बन वह कार्बन जिसके साथ OH लगा हो। ठीक, अल्फा कार्बन मिलने पर उसके आजू बाजू वाले कार्बन को बीटा कार्बन के रूप में देखेंगे। ठीक, और अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H लेकर जल के अणु को विलोपन कर एल्कीन बना देंगे। तो हमारे लिए काम कितना आसान हो गया, क्योंकि हमें अल्फा बीटा कार्बन अगर पहचानना आ गया तो हम वहां से OH का विलोपन कर जल का अणु बड़ी आसानी से निकाल कर एल्कीन को बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हमें एल्कोहल का निर्जलीकरण कर एल्कीन बनाना है। ठीक, मेथड नंबर 2, अल्काइन के अपचयन द्वारा, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ठीक, तो हम एल्काइन का अपचयन एक विशेष प्रकार का अपचायक PD + BSO4 की उपस्थिति में करते हैं। इस तरह के अपचायक का नाम है लिडलार्ड अभिकर्मक। ठीक, तो एल्काइन का अपचयन लिडलार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में कर भी हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ एल्काइन लिया और एल्काइन का अपचयन हम लिडलार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन लेकर करते हैं। तो हमें यहाँ एक पाई टूटकर 2 हाइड्रोजन जुड़कर एल्कीन मिलता है। ठीक, तो एल्काइन का लिडलार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में अपचयन कर भी हम एल्कीन बना सकते हैं। ठीक, तीसरी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया एल्कीन निर्माण की जो है वो है एल्कील हैलाइड। तो एल्कील हैलाइड मतलब RX, और RX की क्रिया हम एल्कोहलिक KOH से कर भी एल्कीन बनाते हैं। ठीक, तो हमें एल्कील हैलाइड से एल्कीन को बनाने के लिए यहाँ एक काम करना है, वो है हाइड्रोहेलोजनीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम हाइड्रोहेलोजनेशन कहते हैं। इसका मतलब भी जान ले, V मतलब हटाना, B मतलब हटाना। तो हम यहाँ एल्कील हैलाइड से 2 चीजों को हटाते हैं, एक तो हेलोजन और एक हाइड्रोजन। ऐसा कर भी हम एल्कील हैलाइड को एल्कीन में बदलते हैं। ठीक, यहाँ भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एल्कील हैलाइड में अल्फा बीटा कार्बन को पहचान लो तो वहाँ से बहुत आसानी से विलोपन कर एल्कीन को बना सकते हैं। कैसे, आइए समझें। तो हमें एल्कील हैलाइड में अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहना है जिस पर हेलोजन जुड़ा हो। ठीक, तो ऐसा कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हो वो हो गया अल्फा कार्बन और उसके साथ जुड़ा कार्बन बीटा हो गया। ठीक, अब हमें ऐसे अल्फा बीटा कार्बन से ही विलोपन को करना है। ठीक, अल्फा से हेलोजन का और बीटा से हाइड्रोजन का। इस तरह यहाँ पुनः 2 सिग्मा टूटेंगे और 2 सिग्मा टूटेंगे मतलब एक पाई निर्मित होगा। ऐसा कर हमें एल्कीन की प्राप्ति होगी। ठीक, तो हमें एल्कील हैलाइड का हाइड्रोहेलोजनीकरण कर एल्कीन की प्राप्ति होती है। और हमें ये कैसे करना है ये अल्फा बीटा कार्बन से सिखाया गया है, जो कि अब हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक, अब हम इस एल्कील हैलाइड द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम को यहाँ समझते हैं, वो है सेडजेफ का नियम। ठीक, यहाँ हमें एक नियम और समझाया जा रहा है जिस पर हमें अब तक कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक,
तो हमें सेडजेव नियम, सेडजेव रूल कब लगाना है, पहले तो इस बात को हमें मालूम करना है। ठीक, तो सेडजेव का नियम हम विलोपन अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए लगाते हैं। ठीक, तो हमारी पहली बात का जवाब आ चुका है कि सेडजेव का नियम विलोपन अभिक्रियाओं के लिए देखते हैं। कब देखते हैं उसको भी हम जल्दी से जान लें। हमें जब भी कोई ऐसी विलोपन अभिक्रिया दी जाए जिसके हमें दो प्रकार से विलोपन मिल रहे हो, अर्थात जिसके हमें अभिक्रिया कर दो प्रकार के उत्पाद मिले, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हम सेडजेव के नियम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आइए समझें। हमारे पास यहाँ एक एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की जब हम अल्कोहलिक KOH से क्रिया करते हैं तो हमें दो प्रकार का एल्कीन मिलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब इसमें से हमें कौन सा एल्कीन ज़्यादा और कौन सा एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगा, इस बात का निर्धारण हम इस सेडजेव के नियम से करते हैं। कैसे, आइए उसे समझे। तो हमने यहाँ एक एल्किल हैलाइड 2-ब्रोमोब्यूटेन लिया है, जिसमें हमने यहाँ से कार्बन का अंकन कर 1 2 3 4 इस तरह से इस यौगिक को लिखा है, जहाँ हमें यहाँ इस कार्बन को अल्फा कार्बन के रूप में देखना है क्योंकि हेलोजन लगा है। अब इस 2-ब्रोमोब्यूटेन में अल्फा कार्बन के साथ हमें दो आजू बाजू में कार्बन दिख रहे हैं जो कि हमारे लिए बीटा कार्बन है। तो यहाँ हमें विलोपन दो प्रकार से मिल सकता है, एक बार इस पहले कार्बन से और एक बार इस तीसरे कार्बन से। तो हमें इस तरह के विलोपन से दो प्रकार का एल्कीन मिला है, एक 2-ब्यूटीन और एक 1-ब्यूटीन। हमें इस 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन में किसको मुख्य उत्पाद और कौन अधिक मात्रा में मिलेगा, इस बात को हम इस सेडजेव के नियम से समझेंगे। ठीक, तो सेडजेव का जो नियम है या सेडजेव ने जो कहा कि इन दोनों एल्कीन में से वह एल्कीन ज़्यादा बनता है जिसके द्विबंधित कार्बन पर ज़्यादा एल्किल हो। तो इसलिए हमने दोनों ही एल्कीन के द्विबंधित कार्बनों को यहाँ सर्कल में लिया और दोनों के लिए एल्किल गिना। तो यहाँ हमें 2 एल्किल मिला और यहाँ हमें एक ही एल्किल मिला। तो हमारा अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद हो गया 2-ब्यूटीन। तो हमने 2-ब्यूटीन को मुख्य उत्पाद और 1-ब्यूटीन को सहायक उत्पाद क्यों कहा, समझ में आया? क्योंकि यह हमें सेडजेव के नियम से मिला है, अर्थात यह एल्कीन अपने द्विबंधित कार्बन पर 2 एल्किल को रखता है, यह एल्कीन अपने द्विबंधित कार्बन पर एक एल्किल रखता है, अर्थात यह हमें कम मात्रा में मिलेगा। ठीक, पर यह क्यों अधिक मात्रा में मिलेगा, यह क्यों कम मात्रा में मिलेगा, उसका कारण भी जान ले। तो वह एल्कील ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्कील हो, अर्थात 2-ब्यूटीन अधिक स्थायी, मोर स्टेबल है, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनता है। 1-ब्यूटीन कम स्थायी, कम स्टेबल है, इसलिए ये कम मात्रा में बनता है। ठीक, तो हमने यहाँ सेडजेव के नियम को समझा, उससे किसे मुख्य उत्पाद किसे सहायक उत्पाद कहें, इस बात को समझा। ठीक, यहाँ हमें एक और बात जानना है, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील होगा, उसका क्रम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें यहाँ जो सबसे पहले क्रिया कर अपना विलोपन देगा वो है आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। ठीक, तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए जो हेलोजन की क्रियाशीलता क्रम है उसमें पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। ठीक, इसी तरह वह कौन सा कार्बन है जिसके लिए हमें बी हाइड्रोहेलोजनीकरण का विलोपन सबसे पहले मिलेगा, तो वो है तृतीयक,
फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। ठीक, तो विलोपन सबसे आसानी से तृतीयक से होगा, फिर द्वितीयक से और फिर प्राथमिक से। इस तरह हमें यहाँ चीज़ों को देखना है। धन्यवाद।